तरबूज का रस। एक गांव में भोलू नाम का एक आदमी तरबूज बेचा करता था। एक समय था जब वो काफी अमीर था। जुए में सारा पैसा लुटाकर अब वह तरबूज बेचने लगा। बेचने के लिए उसने अपने पास मुन्ना नाम का एक लड़का रखा हुआ था। आओ आओ तरबूज ले लो, मीठे मीठे ठंडे ठंडे तरबूज ले लो। मुन्ना का यही काम था। वह चिल्ला चिल्लाकर ग्राहकों को बुलाता और भोलू तरबूज तोलकर ग्राहकों को देता रहता। लेकिन तरबूज के साथ साथ वह सर्वज्ञानी बनकर लोगों को सलाह भी देता था। अरे मोहन, इस बार कौन सी फसल उगा रहे हो? मैं तो कपास उगा रहा हूँ भाई। क्या कपास? अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आजकल कपास में कोई फायदा नहीं है। जानवर पाल लो, जानवर। दूध बेचो, दही बेचो, घी बेचो। लोग आजकल यही सब खाते हैं। मान लो मेरी बात। ठीक है भाई, सोचता हूँ। अरे देखा मुन्ना, सब लोग मेरी बात मानते हैं। मुन्ना भोलू की यह बात सुनकर मन ही मन हंसता है। खुद तक कुछ आता नहीं है इन्हें, लोगों को सलाह देते रहते हैं बेमतलब की। अरे क्या सोच रहे हो मुन्ना? अरे कुछ भी तो नहीं मालिक। आओ आओ तरबूज ले लो, सब लोग तरबूज ले लो। एक दिन एक आदमी अपने दादाजी के साथ उसकी तरबूज की रेहड़ी पर आता है। अरे भाई, क्या हो गया तुम्हारे दादाजी को? मेरे दादाजी को जुकाम हुआ है। डॉक्टर ने एक पर्ची पर लिखा था कि दवा कैसे खानी है। न जाने वो पर्ची कहाँ खो गई। अब इस शीशी में तो अंग्रेजी में लिखा है, समझ नहीं आ रहा कैसे लेनी है। हाँ हाँ, लाओ लाओ, मुझे दिखाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी मुन्ना ने धीरे से भोलू को कहा, अरे मालिक, आपको तो अंग्रेजी आती नहीं है। अरे धीरे बोल, धीरे, कोई सुन लेगा। तभी एक स्कूल का विद्यार्थी उसकी रेहड़ी के पास आता है। अरे चाचा, तरबूज कैसे दिए? आओ आओ बेटा, तरबूज की बात तो बाद में करना, पर स्कूल में कुछ पढ़ते लिखते भी हो या ऐसे ही घूमते हो? अरे नहीं चाचा, पढ़ता हूँ मैं। तो जरा देखकर बताओ, इस शीशी पर क्या लिखा है? इस पर लिखा है शेक वेल बिफोर यूज। हाँ हाँ, ज्यादा मत बनो, मुझे पता है। मैं तो बस देख रहा, तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं? और यह बातें सुनकर मुन्ना मन ही मन फिर हंसता है। भोलू उस आदमी से यह कहता है, अरे भाई, इस दवा पर लिखा है शेक वेल बिफोर यूज, मतलब खाने से पहले अच्छे से हिलाओ। और वह आदमी अपने दादाजी को उठाकर हिलाने लगता है। उसके दादाजी बेहोश हो जाते हैं और वह फिर से अपने दादाजी को अस्पताल लेके जाता है। जब उस आदमी ने सारी बात डॉक्टर को बताई तो डॉक्टर खूब हंसा और डॉक्टर ने उसे कहा कि आपने शीशी को हिलाना था, मरीज को नहीं। यह सुन उस आदमी को बहुत गुस्सा आया और वो भोलू की रेहड़ी पर आया। उसने भोलू को पीटा भी और उसकी रेहड़ी भी तोड़ दी। और तभी वह किसान भी डंडा लेकर आया और उसने भी भोलू को पीटना शुरू किया। अरे भाग मुन्ना भाग, लोग तो हमें मार देंगे, भागो भागो यहाँ से। सीख, हमें बिना ज्ञान के किसी को कोई सलाह नहीं देनी चाहिए। तोप की पानीपुरी चैलेंज। कैनन पानीपुरी। झांसी करके एक गांव में श्याम और राधा करके दो पति पत्नी थे। वो दोनों बहुत गरीब थे। श्याम मार्केट के एक शॉप में बोरियां उठाने की काम करता था और राधा घरों में बर्तन और साफ सफाई का काम करती थी। एक दिन दोनों अपना काम करके थके हुए घर आए थे। अजी, अब ये काम वाली काम मुझसे नहीं होगा। आज एक कांच की बर्तन मेरे हाथ से गिर गई और टूट गई। बस मुझ पे मालकिन चिल्लाने लगी, गालियां दिया जी। अब क्या करे राधा, गालियां तो मुझे भी खाने पड़ती हैं। अगर मेरे एक गेहूं का बोरी को भी
छेद हो गया तो बस 100 गालियां खाने पड़ते हैं मेरे साहूकार से। वो मालिक हैं और हम नौकर। नहीं जी, अब मुझसे गाली खाना नहीं हो पाएगा। हमें खुद का कुछ करना चाहिए। लेकिन राधा, हमारे पास खुद का व्यापार करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ये लीजिए, मैं अपनी मंगलसूत्र और कंगन देती हूँ। इन्हें बेचकर पैसे लेके आइए, बाद में सोचेंगे क्या करना है। जैसे राधा ने बोली, श्याम उन गहनों को बाजार में बेचकर कुछ पैसे लेके आता है। ये लो राधा, अगर भगवान की यही मर्जी है तो हम व्यापार ही करेंगे। वैसे भी हम कौन सा व्यापार करेंगे? चलो हम बाजार जाकर देखेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा व्यापार है जो इस गांव में नहीं है। बाद में दोनों जाकर मार्केट में देखने लगे। वहाँ पर तरह तरह के व्यापार थे, जलेबी वाला, मिर्ची बज्जी वाला, पाव भाजी वाला। लेकिन वहाँ पर पानी पूरी का ठेला नहीं था। ये देखकर राधा बोली, देखिए जी, इस पूरे गांव के मार्केट में पानी पूरी नहीं है, तो क्यों ना हम एक पानी पूरी का ठेला खोलें? हाँ राधा, तुम सच कहती हो। कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे उसे खूब खाते हैं। लेकिन अगर लोगों को हमारे पास आकर खाना है तो हमको कुछ अलग से सोचना पड़ेगा। अरे, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। मेरे पास बचपन का एक तोप का खिलौना है। हम उसमें कोई भी चीज डालेंगे तो उसमें से वो उड़ता हुआ आकर सामने गिरेगा। मैं इससे बहुत अच्छी तरह खेलती थी। जैसे ही राधा ने ऐसा बोली, उस पुराने तोप को बाहर लाते हैं और उसे अच्छी तरह सफाई करते हैं। उसके बाद वह तोप काम करने लगी। उसी दिन को वह पानी पूरी का ठेला भी लगा देते हैं और बाजू में तोप को भी लगाते हैं। आओ भाई आओ, तोप का पानी पूरी खाओ। कैनन पानी पूरी। प्लेट पकड़कर खड़े होने की जरूरत ही नहीं है। हमारा तोप सीधा आपके मुंह में ही डालेगा पानी पूरी को। ये सुनते ही कुछ लोग आकर इकट्ठे हो गए। जैसे ही श्याम ने कुछ पानी पूरी को तोप की नली में रखकर चलाई तो पानी पूरी सीधा एक एक करके जाकर ग्राहकों के मुंह में गिरने लगी। सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा और मजे लेकर खा रहे थे। कुछ ही दिन में तोप पानी पूरी बहुत फेमस हो जाती है। यूं श्याम और राधा पानी पूरी का व्यापार करते हुए खुशी खुशी से रहने लगे। आलू चिप्स। एक गांव में राजू और सविता नाम के बूढ़े दंपति रहते थे। रोज सुबह सविता गरम गरम आलू के चिप्स बनाती थी। राजू रोज सुबह आलू के चिप्स लेकर स्कूटर पर जाते थे। फिर वो शहर जाकर दुकानों पर चिप्स के पैकेट बेचते थे और जो भी चिप्स के पैकेट बिकते उन्हीं के पैसे लेते थे और बाकी जो चिप्स के पैकेट बचते थे उन्हें कूड़ेदान में फेंक देते थे। बाजार जाने के लिए उन्हें एक पुलिस चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता था। उस चेक पोस्ट का कांस्टेबल भगवान दास बहुत लालची था। वह अवैध व्यापारियों से रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ देता था। यदि कोई खाने की चीज ले जाता तो उन्हें डरा धमकाकर उससे ले लेता था और बैठकर खाता रहता था। लेकिन वह चेक पोस्ट के चीफ कुलविंदर को इस बारे में पता नहीं चलने देता था। राजू हर रोज की तरह आलू के चिप्स पैकेट लेकर चेक पोस्ट पर जाता है। आज भी ओवरलोड है, चल फाइन निकाल। आलू चिप्स में क्या ओवरलोड, इसमें तो कोई भार भी नहीं है। तुम रोज ऐसा क्यों करते हो भाई? कितने चिप्स पैकेट चाहिए तुम्हें? चलो ठीक है, तुम बूढ़े आदमी हो इसलिए छोड़ देता हूँ। इतना बोलने के बाद भी वह 4-5 आलू चिप्स के पैकेट उड़ा लेता है। राजू और सावित्री का एक बेटा था पिंटू। पिंटू सुबह शाम दोस्तों के साथ घूमता फिरता, सिनेमा देखता, मजे करता और झूठ बोलकर पैसे भी लेता था। एक दिन राजू बहुत बीमार हो गया। बेटा, अब तुम्हें अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना बंद करना होगा। अब से तुम्हें ही दुकानों पर चिप्स बेचने पड़ेंगे। अगर ढंग से काम नहीं किया तो खाने को रोटी भी नहीं मिलेगी। यह सुनकर पिंटू डर गया और उसने अपनी माँ की बात मान ली।
फिर दूसरे ही दिन से पिंटू काम में लग गया और शहर जाकर आलू चिप्स बेचने लगा। लगता है बचे हुए चिप्स के पैकेट के पैसे नहीं मिलते, पर माँ तो पूरा हिसाब मांगती है। बचे हुए चिप्स के पैकेट में बस स्टैंड पर बेचकर कुछ पैसे बना लेता हूँ। और पिंटू बस स्टैंड पर जाकर बस में बैठे लोगों को चिप्स के पैकेट बेच देता है और बस स्टैंड पर कमाए हुए पैसे खुद ही रख लेता है। बेटा, क्या तुझे खर्चे के लिए पैसा चाहिए? पिंटू मना कर देता है, लेकिन उसकी माँ को उस पर शक होने लगता है और हर रोज की तरह वो बाकी बचे चिप्स के पैकेट बस स्टैंड पर जाकर बस में बेचता है और उन चिप्स के पैकेट से हुई कमाई से वह अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करता है और मजे करता है। कुछ तो गड़बड़ है। ये पैसे कहाँ से आते हैं इसके पास? अपने दोस्तों के साथ बैठा रहता है जब देखो। इस तरह 15 दिन बीत गए और पिंटू और उसके दोस्त चिप्स के पैकेट इकट्ठे करने लगे ताकि वह उन्हें एक साथ बेचकर काफी पैसे इकट्ठे कमा सकें। अरे बाप रे, इतने पैकेट इकट्ठे हो गए, अब इन्हें बेचना चाहिए। अरे टेंशन मत ले पिंटू, सुबह ही गांव से निकलकर सब बेच आएंगे। अगले दिन पिंटू और उसका दोस्त चिप्स के पैकेट लेकर उसी चेक पोस्ट से निकले। राजू के चिप्स खाए बहुत दिन हो गए। अच्छा, तो तुम उसके बेटे हो? इतना ओवरलोड, खोलो खोलो, कितने पैकेट हैं इसमें? और भगवान दास लालच में आकर 10 पैकेट चिप्स खा जाता है और उसे पेट में दर्द होने लगता है। यह देखकर पिंटू और उसका दोस्त घबरा जाते हैं। तभी चेक पोस्ट इंचार्ज कुलविंदर वहां आ जाते हैं। सर, अरे सर, मुझे बचाइए, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तेरे खिलाफ तो पहले ही बहुत शिकायतें हैं भगवान दास, तुझे सस्पेंड करना पड़ेगा और इन दोनों को भी फूड पॉइजनिंग के केस में अंदर करना पड़ेगा। और पिंटू और उसके दोस्त को जेल हो जाती है। सीख, गलत काम करोगे तो जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। अंडा भुर्जी वाला। सूरज अपने माता पिता की इकलौती संतान था। उसके पिता का अंडों का कारोबार था। अकेला बेटा होने के कारण सूरज को कभी कोई काम करना ही नहीं पड़ा। उसके पिता सब कारोबार संभाल लेते थे। एक बार सूरज के पिताजी बीमार हो गए। सूरज की माँ ने सूरज को समझाया, सूरज बेटा, अब तुम्हारे पिताजी बूढ़े हो गए हैं और वो बहुत बीमार भी रहने लगे हैं। अब उनसे कारोबार संभाला नहीं जाएगा बेटा। तुम्हें अब काम करना चाहिए और उनका काम में हाथ पटाना चाहिए। पर माँ, मुझे तो कोई काम आता ही नहीं। सूरज, जिस तरह तुम्हारे पिताजी फार्म से अंडे लाकर उन्हें दुकानों में सप्लाई किया करते थे, तुम भी वही काम करो। ठीक है माँ, कल से ही मैं काम पर लग जाता हूँ। सूरज ने दूसरे ही दिन काम करना शुरू कर दिया। किस किस दुकान पर कितने का सामान देना है उसे कुछ नहीं मालूम था और फिर कुछ ही दिनों में उसे काम मिलना बंद हो गया। एक दिन सूरज का दोस्त कमल उससे मिलने आया। सूरज, कैसे हो? क्या हुआ, मुझे बताओ। मैंने पिताजी से काम तो सीखा ही नहीं था। इस वजह से पिताजी का कारोबार ठप हो गया। अब कोई भी मुझसे अंडे नहीं खरीदता है। तो तुम कोई और काम क्यों नहीं करते? ऐसे काम जिसमें तुम अकेले ही माहिर हो। ऐसा कौन सा काम हो सकता है? आजकल सैंडविच बहुत बिकते हैं बाजार में। तुम भी अंडों के सैंडविच बनाकर बेचो। बात तो अच्छी लग रही है तुम्हारी। ठीक है, मैं कल से ही कोशिश करता हूँ। सूरज ने अपनी माँ से अंडे की भुर्जी बनाना सीखा और ब्रेड खरीदकर एक ठेला लगाकर खड़ा हो गया। जब ग्राहक आते तो उन्हें भुर्जी का सैंडविच बनाकर देता। अरे वाह, आज तो अच्छी कमाई हो गई। पहली बार मैंने कुछ अच्छा काम किया है। ये पैसे मैं ले जाकर पिताजी के हाथ में दूंगा। सूरज ने घर जाकर अपनी कमाई के पैसे पिताजी को दिए और उसके पिताजी बहुत खुश हुए। शाबाश बेटा, तुम जैसा बेटा पाकर मैं तो धन्य हो गया।
बेटा बस इसी तरह खूब मेहनत करके अच्छी कमाई करो। कुछ ही दिनों में सूरज के बनाए हुए सैंडविच दूर दूर तक मशहूर हो गए और उसकी कमाई होने लगी। जिस काम में मन लगे उसे ही करना चाहिए।